अक्सर जो ये क्लाउड किचन्स होते हैं छोटे छोटे, ये लोग अपने मेनू के अंदर तंदूरी आइटम्स डाल देते हैं। हाँ, नाउ दे डोंट अंडरस्टैंड वन स्मॉल थिंग कि एक तंदूर जलाने में दिन में 800 रुपए का कोयला लगता है। टेल अबाउट कि मेन्यू ऑफलाइन डिजाइन कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, नॉर्मल चीजें जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं, स्मॉल चेंजेस। एंड दूसरा व्हाट अबाउट द करें जहां जितने बंदों की जरूरत है हम उतने ही बंदे रखें, हमें ना ज्यादा रखना है ना कम रखना है। हाउ टू हैंडल द एट्रिशन, बिकॉज यहाँ पर कैसी इंडस्ट्री है कि किसी को 2000-5000 ज्यादा मिला एंड ही स्विचेस डिमांड सप्लाई की हमने बात की। Absolutely. और भी क्या चीप एंड इफेक्टिव वेज हैं टू डू दिस। सही। वैसे तो हम 3 प्राइमरी मार्केटिंग्स होती है हमारी पहली मार्केटिंग होती है क्रॉस मार्केटिंग, सेकंड होती है हमारी पैरेलल मार्केटिंग, थर्ड होती है हमारी गुरिल्ला मार्केटिंग। Hi, everyone, and welcome back to Minter's Table, India's first and only podcast that dives into know-hows of the food and beverage industry. This is a perfect place to listen, learn, and grow your F&B business. Whether it's a restaurant, cafe, bar, fine dining, ice cream parlor, pizzeria, or any other restaurant business. So hi everyone, welcome back again to Mentor's Table. अभी हम लोग बात करेंगे about the building part of the restaurant, development phase. So we'll initiate with Rajiv ji. How about the menu engineering part, या फिर menu development part? Because as I've said earlier as well कि लोग सब कुछ बनाएंगे, रेसिपी क्रिएट करेंगे, पूरा मटेरियल रॉ मटेरियल लेकर के आएंगे, इन्वेंट आइटम लेकर के आएंगे, वो ऑन पेपर रहता है कि इसमें ये इतना पड़ेगा, इसमें इतना ग्राम चीजें पड़ेंगी, इतना चीज, इतना बटर, है ना। बट एक्चुअली जब इम्प्लीमेंटेशन होता है जी, तो वो क्या इम्प्लीमेंट सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना इन्वेंट आइटम बच रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है, ये चीजें रेसिपी लेवल बनाने के लिए, साथ में ही कि क्या आपकी जो प्लानिंग थी ऑफ मेन्यू डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, क्या वो हर 3 महीने 6 महीने पे वो वर्कआउट कर रही है, फिर कुछ बदला है। जैसे कि मेन्यू इंजीनियरिंग में मेनली ये होता है कि जी, व्हेनेवर यू प्लान द मेन्यू, तो उसमें ये होता है कि हमारे पास अगर हम एक बर्गर बना रहे हैं तो उसमें एक बर्गर बन इस्तेमाल किया, हमने वेज कटलेट इस्तेमाल किया, स्लाइस ऑफ चीज इस्तेमाल किया, सम ml ऑफ केचप इस्तेमाल किए, तो उसका एक कॉस्ट है हमारे पास, जो हमें मालूम पड़ता है कि ऑन सॉफ्टवेयर एंड ऑल कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका इतना होने वाला है। फिर अब जैसे मान लीजिए उसको हो गया 50 रुपीज का एक बर्गर आपको बन रहा है, आप उसे सेल करना चाहो 100 पे, 200 पे, 300 पे, वट एवर यू फील लाइक, डिपेंडिंग अपॉन योर ओपेक्स, जैसा आपने बात की पहले ओपेक्स के बारे में। सो बट ये आपने आज डिसाइड किया ऑन अ डिटरमिन डेट, बट उस डिटरमिन डेट के 3 महीने बाद क्या वो इन्वेंटरी आइटम की कॉस्ट बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, या फिर लोगों में उस चीज का ट्रेंड है कि नहीं, क्या उस प्राइस में सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे मेन्यू इंजीनियरिंग के अंदर आती है। बट आई रियली डोंट थिंक कि लोग इतना मेन्यू इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हैं। सो प्लीज स्प्रेड सम लाइट ऑन द मेन्यू इंजीनियरिंग एंड रेसिपी। जी पवन जी, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को समझा दूं कि मेन्यू इंजीनियरिंग एग्जैक्टली होता क्या है, और कि किस तरीके से आपको एक अपने कैफे के लिए या रेस्टोरेंट के लिए अपना मेन्यू बनाना चाहिए। सबसे पहली चीज पवन जी जो मैंने आपको बोली थी कि जैसे मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट है बिरयानी का, आप बिरयानी बेचना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने मार्केट और अपने पीयर्स को स्टडी करिए, जो आपके एरिया में बिरयानी बेच रहे हैं, एट व्हाट प्राइस पॉइंट्स दे आर प्लेइंग एट, एंड एट व्हाट प्राइस पॉइंट्स यू कैन प्ले अराउंड एट। सेकेंड चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि मेन्यू जब भी आप अपना डिजाइन करें और जब भी आप उसको एक काम करें, आप अपने डिश के आइटम्स सारे लिख लीजिए, और साथ ही साथ आप डिश के अंदर जो सामान आपको लगने वाला है टू प्रिपेयर दैट वो भी साइड में एक कॉलम में लिखते जाइए। आपको जो जो आइटम्स उसमें लगने वाले हैं। नॉर्मली होता क्या है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स और कैफे ओनर्स क्या करते हैं कि मान लीजिए सपोज उनको चिपोटले सॉस एक जगह यूज आ रहा है, तो वो कोशिश ये करनी चाहिए हमको कि वो हम हमारे मेन्यू में मल्टीपल जगहों पे उसको यूज कर सकें, और उसको ही हम मल्टीपल ऑप्शंस पे यूज करके हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकें। बिकॉज जितनी आपकी इन्वेंट्री कम होगी उतना आपका किचन इजीली मैनेजेबल होगा। करेक्ट है। सो द आइडिया इज टू कीप योर किचन लाइट, टू कीप द इन्वेंट्री लाइट एज मच एज पॉसिबल। तो जब भी आप मेन्यू बनाएं, कोशिश ये करें कि आपके जो एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट
जो आप यूज कर रहे हैं मेनू के अंदर वो मल्टीपल जगह यूज हो सके और मल्टीपल जगह उसका यूटिलाइजेशन हो, यानी कि इन्वेंटरी मूव होती रहे, वो बचे ना, वो एक्सपायर ना हो, वो एक्सपायर वेस्ट ना हो। करेक्ट दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि आप अपने मेन्यू के अंदर कोई भी प्रोडक्ट्स जिसकी बहुत ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट्स होती है उसको डालने से अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मेन्यू के अंदर कोई वाटरमेलन की डिश है, द कॉस्ट ऑफ वाटरमेलन सीजन के टाइम पे बहुत सस्ता होता है वाटरमेलन, बट ऑफ सीजन में वाटरमेलन बहुत महंगा हो जाता है। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि वाटरमेलन जो ऑफ सीजन है ऑब्वियसली उसकी डिश की कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए अकॉर्डिंगली। जो हमने कहा कि हमने आज मेन्यू बनाया, उसका प्राइस कल को चेंज करना है या सेम रखना है, दैट विल डिपेंड ऑन एवरी 3 to 6 months डिपेंडिंग ऑन द सीजंस। जो भी आप प्रोडक्ट चुने उसकी थ्रू आउट द सीजन इन 1 year, लास्ट 1 year में उसकी प्राइस ज्यादा से ज्यादा 20% वेरिएबल होनी चाहिए। 20%? Yes. Okay. And if it goes anything variable more than 20, it goes 30, 40, 50%, then you should avoid keeping such ingredients in your menu. ठीक है। जहां बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है प्राइसेस में in 1 year, then we should avoid keeping those products in our menu. इसमें एक चीज और है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी काम में आती है। जैसे हमारे पास जो मेंटर पीओएस में एक फीचर आता है जो ये ट्रैक करता है जी कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर यू फाइनलाइज अ वेंडर, आप एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करते हो कि मेरे को ये चीज है जो एक पर्टिकुलर वेंडर से एक इन्वेंटरी आइटम मुझे अगले 6 महीने के लिए, 3 महीने, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रेस्टोरेंट एंड द वेंडर, कि मुझे इसी प्राइस में चाहिए। आपने फिट कर दिया, बट अगर बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ऑफ यूर बीइंग बिजी समवेयर एल्स, प्राइसिंग बढ़ करके आ रहा है, सो हमारे सॉफ्टवेयर में क्या है कि आपने एक प्राइसिंग डिफाइन कर दिया कि मेरे को इतना सामान पड़ रहा है और मुझे मिनिमम मार्जिन चाहिए, मान लीजिए 100%, 70% जो आपको चाहिए, और यू डिफाइंड अलर्ट मार्क कि कभी भी मेरा प्रॉफिट जो है वो इस एक्स नंबर से कम नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो सॉफ्टवेयर में जैसी आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, वेंडर्स आना हो जाएगा, इट विल हिट द अलर्ट एंड इट विल सेंड यू अ मेल कि आपका ये आइटम जो है इन्वेंटरी आइटम इससे ज्यादा पार कर चुका है, देन यू हैव टू रीअरेंज दिस मेन्यू आइटम। आपने स्टार्ट किया, फिर यू वेंट ओवरवेल्म्ड इन द ऑपरेशंस, यार कस्टमर ने ये बोला, फीडबैक ये खराब हुआ, ये लाइट खराब हो गई, पंखा खराब हो गया, वो बंदा छोड़ चला गया, मेरे स्टाफ चला गया, फिर आपका जो बोला हमने इनिशियली कोर जो आपका फूड है, जहां से पैसा बनना है, आप उसमें ध्यान ना देकर आप उसमें ध्यान देने लग गए। इसीलिए द रेसिपी मार्किंग एंड द मेन्यू इंजीनियरिंग पार्ट एंड हैविंग सिस्टम्स इन प्लेस आर रियली इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, यू आर राइट पवन जी। एंड मेन्यू के अंदर दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि हमको, जैसे मैंने कई बार देखा है, अक्सर जो ये क्लाउड किचन्स होते हैं छोटे छोटे, ये लोग अपने मेन्यू के अंदर तंदूरी आइटम्स डाल देते हैं। Now they don't understand one small thing कि एक तंदूर जलाने में दिन में 800 रुपए का कोयला लगता है। करेक्ट। भले ही आपको 2 प्लेट कबाब का ऑर्डर आए या 10 रोटी का ऑर्डर आए, दैट इज अ फिक्स्ड ओवरहेड जो आपका बैठ गया है। तो क्लाउड किचन्स के लिए मैं एडवाइस ये करता हूँ कि इनिशियली आप गैस तंदूर पे जाएं, आप कोयले वाले तंदूर का ऑप्शन ना चूज करें, सो दैट यू कैन सेव ऑन द कॉस्ट। सो सिमिलरली ऐसी मेन्यू के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी इंट्रिकेसीज होती हैं जिसके लिए आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, जो आपको बताए कि आप किस तरीके से अपने कम से कम इंग्रेडिएंट्स में मैक्सिमम आउटपुट आप दे सके। एंड दैट इज व्हाट इज द की टू द सक्सेस। व्हाट अबाउट मेन्यू डिजाइन, जो कस्टमर को प्रेजेंट होता है उसमें कुछ ऐसी चीजें जो इंसान को ध्यान रखनी चाहिए। आई मीन टू टॉक अबाउट बोथ द वेज, वन इज ऑफलाइन मेन्यू आपको जो दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा इफ यू कैन टेल अबाउट द एग्रीगेटर मेन्यू, Absolutely. जो जोमेटो, स्विगी या फिर जैसे भी रैपिडो में हुआ है। एंड आल्सो जस्ट टू लेट यू पीपल नो दैट कि वी हैव डायरेक्ट इंटीग्रेशन विद रैपिडो एज वेल, सो इफ यू वांट टू गो लाइव ऑन द रैपिडो थ्रू योर POS, देन यू कैन onboard to Mentor POS and we can help you with integration with everything like Zomato, Swiggy, Rapido, MagicPin and ONDC. So yeah, so please you can tell about कि मेन्यू ऑफलाइन डिजाइन कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, नॉर्मल चीजें जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं, स्मॉल चेंजेस, एंड दूसरा व्हाट अबाउट द एग्रीगेटर मेन्यू। एब्सोल्युटली पवन जी। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि अगर
इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स तो ये कहते हैं कि अगर आप एक 100 रुपए की डिश बेच रहे हैं तो आपकी फूड कॉस्ट आइडियली 25 to 30% आनी चाहिए. With inflation things are slightly changing, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, but you should restrict yourself to 25 to 30% of the cost maximum. इस पर्टिकुलर कॉस्ट में एग्रीगेटर कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है. तो जब भी हम हमारा मेन्यू एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट करते हैं तो वी एड ऑन द चार्जेस which the aggregator is charging us, the commissions, commission variance. Yes, so we add to the dish the charges. For example, a restaurant say selling certain dish at 100 rupees, the same thing in Swiggy Zomato would cost 130. Correct. So that the aggregator costs get covered in it. So that is the thing that we keep in mind always. Although होता क्या है कि एग्रीगेटर्स बोलते हैं कि हम लोग मैच करते हैं रेस्टोरेंट फीस और रेस्टोरेंट मेन्यू कॉस्ट को, एग्रीगेटर में इन्फ्लेटेड नहीं होती है, बट आई हैव सीन जनरली एक्सपीरियंस बाय माई सेल्फ कि डिफरेंस होता है, एक्चुअली डिफरेंस होता है और वो करना पड़ेगा आपको. एंड ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट नॉर्मली आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स सब आके आपसे डिस्काउंट जरूर मांगेंगे अपने मेन्यू पे, एंड दे विल बी बिग टाइम डिसअपॉइंटेड अगर आपने उनको डिस्काउंट्स नहीं दिए. So we should consider that fact as well and keep 20% margin for them as well. कि आप उनको एक डिस्काउंट कुछ ऑफर कर सको मेन्यू के अंदर. It can be anywhere between 10 to 20% depending upon you how much discount you want to give. But always a discount is always welcomed even by the customer. So that is the thing. And also one more thing which I want to point out over here is the Pavanji, when you are creating a menu, don't try to increase the number of items. People they want to create a very big menus. देखिए जितना बड़ा मेन्यू होता है ना पवन जी, वो उतना ज्यादा कंफ्यूज करता है कस्टमर को. हाँ, टेबल टर्नअराउंड टाइम बढ़ जाता है, टेबल टर्नअराउंड टाइम भी बढ़ता है, लोग कंफ्यूज ज्यादा होते हैं कि क्या ऑर्डर करें क्या ऑर्डर ना करें. आप एक ही डिश को 3-3, 4-4 अलग अलग नाम दे करके मेन्यू में डालने की कोशिश मत करिए. टू द पॉइंट आप अपना मेन्यू रखिए, क्रिस्प रखिए, शॉर्ट रखिए, ज्यादा बड़ा लेंदी मेन्यू मत रखिए. जो आपके बेस्ट पॉसिबल डिशेस हैं, बेस्ट आइटम्स हैं, उनको सबसे पहले रखिए मेन्यू पे. एंड जो आपके रेगुलर आइटम्स हैं वो आप बाद में रख सकते हैं. Okay, this is the visual representation of the menu card. Menu card. Yes. So जो आपके हॉट सेलिंग आइटम्स हैं और जो आपको लगता है कि आपकी शेफ स्पेशलिटी है, उसको आप अपने मेन्यू के अंदर बहुत अच्छे से हाईलाइट करिए. Like with different fonts or different colors or with circles, something like that. Absolutely. And always in your menu should have today's special, chef special in your menu. ये सारी चीजें आपके मेन्यू के अंदर होनी बहुत जरूरी है. I think इससे आपका जो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाता है. Absolutely. आप पूरा घूमोगे नहीं पूरे मेन्यू में, आपने बोला कि स्पेशल आज ये, चलो आज ये ट्राई करते हैं. Absolutely. फिर शेफ, मुझे हाँ खाना बहुत पसंद है, I'll just try the chef special कि इसमें क्या डिफरेंस है. Absolutely. Absolutely. So today's special and chef special are the two segments which get ordered the most in the entire menu. So what you can do is you can keep specifications and you can stress more on that. What about putting up a small line of description on the menu card? मतलब ये एग्रीगेटर तो बहुत जरूरी होता है, बिकॉज मैंने देखा है कि जैसे मैं खुद भी सेल्फ ऑर्डर करता हूँ, तो अगर मुझे किसी रेस्टोरेंट के ऊपर इमेज दिख रही है, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, तो आई बी मोर willing to order from that rather than एक एग्रीगेटर मेन्यू पे सिर्फ नाम दिख रहा है. बट पवन जी, अब जैसे मैं ये समझता हूँ कि जो डिशेस नहीं है या जो लोगों को जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसका डिस्क्रिप्शन देने का सेंस बनता है. हाँ ऑब्वियसली गुलाब जामुन का डिस्क्रिप्शन आप क्या देना चाहोगे? सही बात है. नहीं, वो समझ में आ गया. दुनिया को पता है गुलाब जामुन होता क्या है. ठीक है ना. आपके कस्टमर्स कोई अंग्रेज तो है नहीं जो पढ़ेंगे, जिनको समझ में आएगा नहीं. ठीक तो आप गुलाब जामुन का डिस्क्रिप्शन मत दीजिए, बट जो आपकी खुद की डिस्कवरी की हुई या आपकी खुद की कोई इमेजिनेटिव क्रिएटिव डिशेस हैं या आपकी शेफ स्पेशलिटी है, उसका डिस्क्रिप्शन आप अपने मेन्यू में भी डालिए और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे भी डालिए.
समझ गया। मतलब आपका जो क्रिएटिव है प्रोडक्ट या फिर आपका जो हीरो प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं हीरो प्रोडक्ट, अगर आपके जी पास वो है तो आप यू शुड बी एक्सप्लेनिंग दैट कि उसमें आपने एब्सोल्युटली क्या किया होगा। एब्सोल्युटली ठीक है, ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट अबाउट बिल्डिंग इज हायरिंग स्टाफ, ट्रेनिंग देम, और जो फर्स्ट टाइम ओनर्स होते हैं रेस्टोरेंट में, उनको कितना ज़रूरी होता है इस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होना जब स्टाफ ट्रेनिंग कर रहा है, या फिर उनके साथ चीज़ों को डे टू डे पे कुछ चीज़ें बनाना, बिल्ड करना। जैसे आपने बोला ना एब्सोल्युटली कि एक आपको यू हैव टू मेक अ इक्विलिब्रियम, कि आपका स्टाफ भी खुश रहे, शेफ भी खुश रहे, और आपको भी आइडिया हो कि अगर कुछ मान लीजिए इमरजेंसीज वगैरह बनती हैं या फिर अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो जी टू एन एक्सटेंट यू कैन हैंडल दैट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग? जी सो पवन जी, सबसे फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने मेरे नए रेस्टोरेंट ओनर्स और जितने नए रेस्टोरेंट यूजर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी अपना रेस्टोरेंट ओपन करें, कीप योर मैन पावर टू द मिनिमलिस्टिक। ओके। जितना, देखिए, 4 वेटर रख करके रेस्टोरेंट चलाना तो बहुत आसान है, बट 3 वेटर रख करके वही रेस्टोरेंट मैनेज करना, वो एक आर्ट है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि हम हमारा मैन पावर केयरफुली प्लान करें और केयरफुली चूज करें। जहां जितने बंदों की जरूरत है हम उतने ही बंदे रखें। हमें ना समझ ज्यादा गया। रखना है ना कम रखना है। हमें एग्जैक्टली जितने बंदों की जरूरत है हम उतने ही बंदे रखें। हमारा सबसे पहली चीज ये रहती है कि जैसे अगर एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर कितने कुजीन्स आ रहे हैं, हर कुजीन के ऊपर आप 2% डिप्लॉय करिए। Okay, for preparation part. For the preparation part, the 2% will be, one is going to be the main chef and one is going to be his assistant. In case if the assistant goes away, the main chef takes over. If the main chef goes away, the assistant takes over. So every cuisine should have 2 persons in charge of that cuisines. A very good insight actually, huh? Yes, and for service staff, for every 4 tables, you should plan one waiter. One server or one waiter for every 4 tables. For every 4 tables. And if there are, say, more than 20 or 25 tables you have, then it is better to involve a captain there, who is basically the head of these servers and waiters. And when it comes to the kitchen part, in the kitchen, if your seating capacity is, say, between 25 to 30, you should not have more than one cuisine in your menu. Okay. For every 40 persons, or which increases after every 30 persons, then you can add on one more cuisine. So let's say if you have 100 person seating capacity, the maximum cuisines you can have is 3. Okay. 3 different cuisines that you can 3 have. different cuisines you can have plan it around. So that this is basically done so that the load on one person reduces. So your menu should be framed in such a manner that you give equal opportunity for oven, you give equal opportunity to the gas range, you give equal opportunity to the tandoor, you give equal opportunity to your induction. So your load gets distributed everywhere. So that way the faster the dishes will come out and there will be faster service involved. हाँ, मतलब एक क्यों ना लग जाए कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे कैसे किया, कैसे हैंडल किया है। अगर मैं सिर्फ गैस के ऊपर अपना पूरा लोड दे दूंगा एक 100 सीटिंग कैपेसिटी के रेस्टोरेंट पे, तो वो गैस के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा। हमें हमारा लोड डिवाइड कर देना चाहिए। थोड़ा ओवन पे डाल दें, थोड़ा तंदूर पे डाल दें, थोड़ा ग्रिलर पे डाल दें, तो लोड डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारे सिर्फ चूल्हों के ऊपर ज्यादा लोड नहीं आएगा। एकदम परफेक्ट चीज है। साथ में सबने बोला कि हमें सबसे कम मैन पावर इंक्लूड करनी चाहिए जी। इसमें मुझे समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। एब्सोल्युटली। जैसे आपने बोला कि हर 4 टेबल्स पे एक सर्वर होना चाहिए, फिर एक वेटर होना चाहिए। सो इसमें हमारा इन्वॉल्व होता है, हमारे पास कैप्टन ऐप वगैरह चीजें होती हैं। तो कैप्टन ऐप बेसिकली क्या होता है कि हैंडहेल्ड टैबलेट पे आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस करोगे, और जैसे हम बात करेंगे आजकल एम्बियंस बहुत जरूरी होता है, एक छोटा सा हल्का सा काम म्यूजिक, अच्छा सा लाइटिंग चल रही है, उसमें जस्ट इमेजिन कि आप अच्छे से काम, आपने तो बढ़िया रेस्टोरेंट क्रिएट किया, फिर कैफे क्रिएट किया, पर उसमें अब मोर देन इनफ सर्वर्स अप डाउन रनिंग कर रहे हैं कि अच्छा सर ये क्यूटी पे लिखा पेपर लेकर के,
और वो भाग रहा है, ये लेकर के आना है, वो लेकर के आना है, दूसरे को चिल्ला रहा है. Correct. सो वो जो पूरा एम्बियंस था वो डन एंड डस्टेड हो गया, वो किसी काम में नहीं आने वाला, वो बेकार है. सो इसके लिए वी हैव एप्स. आप डायरेक्टली जाइए टू द टेबल, आप पूरा ऑर्डर प्लेस कीजिए, उनका जो भी नोट आपको डालना है, लेट इट बी अ जैन फूड, नो अनियन, लेस आइस, और एक्स्ट्रा स्पाइसी, आपने पुट अप किया, आपने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया. योर सर्वर और कैप्टन इज नॉट गोइंग एनीवेयर नियर द किचन. किचन में आप चाहे तो आप एक किचन में क्यूटी प्रिंटर लगा दीजिए, उस पे वो निकल के चला आएगा. एंड ऑल्सो एज वी आर सीइंग मल्टीपल कुजीन्स है ना, तो हर डिपार्टमेंट में अगर कॉन्टिनेंट बन रहा है जहाँ पर एक हेल्पर और एक हेड शेफ है, वहां पर एक प्रिंटर रहेगा, चाइनीज में अलग रहेगा और इंडियन में अलग रहेगा. एब्सोल्युटली. तो सिस्टम इज स्मार्ट इनफ कि जब मैंने यहाँ ऑर्डर को पंच किया अपने टैबलेट से, तो उसे कहाँ पर प्रिंट आउट होना चाहिए, विद टेबल नंबर, विद कस्टमर नोट, जो उसको चाहिए, लेस स्पाइसी, एक्स्ट्रा स्पाइसी, वो और प्रिपेयर कर रहा है. अगर आपको लगता है कि यार मेरे को थोड़ा प्रिंटर्स चीजें नहीं रखनी है, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉस्ट है, रोल्स वगैरह, सो देयर इज केडीएस इन प्लेस, इसको बोलते हैं किचन डिस्प्ले सिस्टम. और किचन डिस्प्ले सिस्टम में आपके सामने ऊपर आ जाएगा. करेक्ट. एंड केडीएस आल्सो डू one more justice to your customer and to your services is आप हर डिश का you can define a time. Correct. कि इस डिश को बनने के लिए एवरेजली 10 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, इसको 20 मिनट लगता है, you can define that. So जब ऑर्डर आता है तो आफ्टर द डिफाइंड टाइम कि इसको 5 मिनट बनना चाहिए था, it will turn to orange, from normal white or from any color turn to the different color. But if it's delaying more than defined time कि 5 से 7 हो गया, फिर 8 हो गया, it turn to a different red color or any other colors that we have. So your kitchen manager or your head chefs come to know यार कि यार ये चीज क्यों अटकी हुई है, या फिर कस्टमर सर्विस हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं. So ये चीजें जो हैं, जब you go with the whole digital thing ना, and usually people think यार टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जो मैंने यूजुअली I'll tell you people की देखा है, इंक्वायरीज आएंगी, बात करेंगी, डेमो लेंगे, एंड लेटली दे डू द कॉस्ट कटिंग इन द टेक्नोलॉजी पार्ट, कि विल डू रनिंग फॉर 1 month और 2 month, उसके बाद हम लोग देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है. बट आप ये बताओ, जब आपको पहले 2 महीने या 1 महीने या फिर व्हाटएवर रन टाइम दैट यू हैव डिफाइंड, आपको यही नहीं मालूम है कि मेरे हाई सेलिंग मेन्यू आइटम्स कौन से हैं, मेरी कौन सी चीजें सबसे ज्यादा वेस्ट हो रही हैं, या फिर मेरे टेबल्स डिले हो रहे हैं, मेरे टेबल का टर्न अराउंड टाइम क्या है, जब यूजर आके बैठता है उसके बाद उसको बिल मिलने तक का टाइम ड्यूरेशन क्या है. तो मुझे टेबल बढ़ाने चाहिए या फिर मुझे डिशेस कम करनी चाहिए मेन्यू के अंदर. तो ये सारी चीजें जो मैट्रिक्स हैं, ये आपको एक सॉफ्टवेयर ही लाके बताता है, एक पीओएस सॉल्यूशन लाके बताता है. सो पीपल शुड इन्वॉल्व दीज थिंग टू रिड्यूस द मैन पावर टू एन एक्सटेंट, बिकॉज आई एम सीइंग इंडिया में अभी रोबोटिक्स नहीं आ रखा है, और इंडियन रोबोटिक्स खाना खाएंगे भी नहीं. लोगों को चाहिए था फ्रेश, फ्रेश कट, आपको एकदम हॉट आके सर्व हो, सब चीजें. बट टेक्नोलॉजी विल बी प्लेइंग अ रियली गुड पार्ट. ऑल्सो आपने स्टार्ट किया रेस्टोरेंट, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट टाइम आपका कोई सर्वर है, मैनेजर है, कैप्टन है, भैया उनको पैसे बनाने हैं, ठीक है ना, वो आपसे क्या चोरी कर रहे हैं, फिर क्या आइटम्स कैंसिल कर दे रहे हैं, ऑर्डर सेटल होने के बाद उससे कैंसिल कर दे रहे हैं, या फिर सेटल होने के बाद उससे पहले वो था कार्ड में, कैश में कर दिया, फिर चेंज सेटलमेंट्स एंड ऑल. सो ये सब चीजें उसमें ट्रैक होती है सिस्टम्स के अंदर. You can create multiple roles कि कौन कैशियर है, कौन मैनेजर है, कौन ओनर है, and depending on the privileges that the role have, वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, फिर नहीं कर सकते हैं. So deploying this from day one saves your privileges, small, cash flow को ट्रैक होता है, ट्रैक्स और मेट्रिक्स कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो सेल्स आ रही है कि नहीं आ रही है. यू कैन ट्रैक कि कहाँ पर वेस्टेज मेरी इन्वेंट्री की हो रही है. सो ऑल ऑफ दीस थिंग्स कम्स इनटू ट्रैक, एंड यू कैन एबल टू मैच विद योर प्रोजेक्शंस दैट यू क्रिएटेड. करेक्ट. कि क्या ये रिपोर्ट्स में प्रोजेक्शंस मैच करेंगे, नहीं करेंगे, उनको चेंजेस करने पड़ेंगे, ऑन एड हॉक बेसिस. सो टेक्नोलॉजी इज रियली हाईली रिक्वायर्ड, जो अनफॉर्चुनेटली although India being a tech capital for almost whole of the world, हम उस पे वर्कआउट नहीं करते इंडिया में रह करके, जहाँ पर सोल्यूशन अफोर्डेबल भी है. राइट. ये सारी चीजें. एंड कमिंग बैक टू द स्टाफ पार्ट, हाउ टू हैंडल द एट्रिशन, बिकॉज यहाँ पर कैसी इंडस्ट्री है कि किसी को 2000-5000 ज्यादा मिला एंड ही स्विचेस. डिमांड सप्लाई की जब हमने बात की. एब्सोल्युटली. सो हाउ टू cater to that, how to handle that? पवन जी, सबसे 2-3 चीजें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. वन इज कि आपके रेस्टोरेंट के अंदर एक इंसेंटिव प्रोग्राम होना चाहिए. ओके. जो ज्यादा करके रेस्टोरेंट ओनर्स रख नहीं पाते, बिकॉज उनको वो अपने नॉर्मल एक्सपेंसेस ही मीट करना डिफिकल्ट करते हैं. बट
मैं फिर भी ये चीज आप लोग को एडवाइस करूंगा कि आप प्लीज अपने रेस्टोरेंट के अंदर एक इंसेंटिव पैरामीटर रखिए. The guy who performs well, the guy who gets most praises, he should be awarded. So इसलिए एक इंसेंटिव पैरामीटर होना चाहिए. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इनकी सैलरीज इनको हमको टाइम पे देनी चाहिए. वो कहते हैं ना, मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले पैसे मिल जाने चाहिए. वो वाली बात है. हाँ, तो इनको भी हमें पैसे बिल्कुल टाइम पे देने चाहिए. We should not delay their salaries for any reasons. You know, अगर ये आपका खाना डिले कर दें तो आपको कितना गुस्सा आता है. तो आप सोचिए आप इनकी सैलरीज कैसे डिले कर सकते हैं. करेक्ट है. तो नंबर 1 इज कि आप इनकी सैलरीज डिले मत करिए, सैलरीज टाइम पे पे करिए, इंसेंटिवाइज करिए. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं जानना चाहता हूँ कि अक्सर मैंने देखा है कि इनके जो स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं, दे आर वेरी अनहाइजीनिक और दे आर नॉट प्रोवाइडेड प्रॉपर फैसिलिटीज. यू नो, आप अपने एम्प्लॉयज को वहां रख रहे हैं तो ये आपकी जवाबदारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका हाइजीन, सैनिटाइजेशन और उसका प्रॉपर अपकीप आप मैनेज करें. मतलब ट्रीट देम एज अ ह्यूमन. ट्रीट देम एज अ ह्यूमन एट द एंड. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि क्या कहते हैं ये परफॉर्म भी करें और आप इनको अच्छी सुख सुविधाएं सो भी ना पाए रात में. यहाँ पर फैन नहीं है, एसी नहीं है, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है ना. करेक्ट. और इनके यूनिफॉर्म्स प्रॉपर हैं, प्रॉपर इनको प्रोवाइड करिए. उसके इनके यूनिफॉर्म्स की क्लीनिंग का एक प्रोसेस सेटअप करिए पूरा का पूरा. तो ये सब चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी मैन पावर रिटेन करने के लिए. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग विच आई फील इज कि स्टार्टिंग में सब लोग का एक्साइटमेंट होता है, जोश होता है, तो वो लोग अपने रेस्टोरेंट्स में पूरा मैन पावर रखते हैं. बट आफ्टर सम टाइम दे फील कि नहीं, मैं मेरे बंदे के ऊपर और ज्यादा ओवरलोड डालूं और इसके लिए वो मैन पावर रिड्यूस करते हैं. मैंने आपको पहले ही कहा था, जितने मैन पावर रिक्वायर्ड है आपको उतना रखना ही है. ना उससे ज्यादा ना उससे कम. करेक्ट. तो इसमें फिर बेसिकली ये होता होगा कि अगर आप उस मैन पावर कम हो गया, आप 2 आदमियों का काम एक आदमी से करा रहे हो और उसकी रहने की कंडीशन भी अच्छी नहीं है या फिर उसको टाइम से सैलरी नहीं मिल रही है, सो दिस मेक अ होल सिनेरियो टू लेट हिम लीव. एब्सोल्युटली. आई मीन ही इवन डोंट टेल यू कि मैं जा रहा हूँ और फिर आप फंस जाओगे. एब्सोल्युटली. एंड हमारी इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई में, जैसे मैंने बताया, इतना बड़ा गैप है और ये गैप फुलफिल करने के लिए हमारे पास कोई रिसोर्सेज है नहीं एज ऑफ नाउ. तो इसलिए इट इज इवन मोर इम्पेरेटिव कि हम पहले इनके बारे में सोचें, फिर बाद में खुद के बारे में सोचें. करेक्ट है, बिकॉज़ वो चले जाएंगे फिर आपको रेस्टोरेंट. एब्सोल्युटली. रेस्टोरेंट चलता ही इनकी वजह से है. तो हमें इनका भी पूरा अच्छे से ख्याल रखना बहुत जरूरी है. मुझे अभी भी याद है सही तरीके से, पुणे में हमारे पास एक क्लाइंट है, उनका प्रॉपर रेस्टोरेंट बार है. एंड उन्होंने जब सेकंड वन ओपन किया, फर्स्ट वाले पे मुझे आइडिया नहीं है, बट उन्होंने व्हेन दे ओपन द सेकंड आउटलेट ना, राइट, दे बॉट अप द होल बिल्डिंग ऑफ 8 फ्लोर. राइट. उसमें 8 फ्लोर थे. उस पूरे 8 फ्लोर पे खाली उनके एम्प्लॉय रहते थे. जी, समझ रहे हो? एक रेस्टोरेंट बार के अंदर पूरा एम्प्लॉय रहते थे. एंड व्हेन यू सी देम ना, दे कम अप प्रॉपर ड्रेस है, सब चीजें. और अगर किसी भी आदमी का, भले वो किसी भी कैटेगरी में काम करता हो, लेबर हो या कहीं का डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, अगर उसका मूड अच्छा नहीं हो, काम अच्छा नहीं कर पाएगा. बिल्कुल. बट व्हेन यू सी देम ना, हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, वो चीजें आती है ना, लगता है कि वो बंदा काम करेगा. एब्सोल्युटली. उनके लिए पूरी बिल्डिंग बाय कर ली, उसमें प्रॉपर एसी चल रहा है, वो दिन रात चला है, जो जिसका टाइम ओवर हो गया वहाँ घर जाके आराम कर रहा है, जिसका टाइम चल रहा है वो सर्विस दे रहा है. तो ये चीजें बहुत दिस थिंग, यू नो, आपने बोला मेंटेनेंस, हाइजीन बहुत जरूरी चीज है. दूसरा इंसेंटिव वाला पार्ट है. आई विल टेल यू दैट वी हैव दिस फीचर विद अस ऑफ कमीशन. राइट. एंड जैसे हमारे पास रेस्टोरेंट में मीटिंग्स होती हैं, यू नो, रेस्टोरेंट में एक मीटिंग होती है हर इवनिंग पे, या फिर यू नो व्हेनेवर यू डिफाइंड. तो उसमें ये किया जाता है कि आज हमारे पास कौन सी सब्जी है या फिर कौन सा आइटम है जो शायद खराब होने वाला है. जैसे ब्रेड्स हो गए, बंस हो गए, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना, या फिर पेरिशेबल में पनीर हो गया, कर्ड्स हो गए, जो खराब होने वाला है. तो दे टेल कि आज ये पुश कीजिए. यू टेल पीपल कि सर आज ये ट्राई कीजिए, है ना. और उसको लोग क्या करते हैं, दे डिफाइन कमीशन कि हर डिश सेलिंग के ऊपर will give you either 1% or 5 rupees or 10 rupees depending upon your own methods, or you know how much you want to give to the servers. So हमारे पास क्या है,
कि मेन्यू में डिफाइंड है कि कमीशन परसेंटेज और फ्लैट। तो अगर आपने बोला कि कमीशन फ्लैट रहेगा तो सिस्टम ट्रैक करता है, उसने जो ट्रैवलर्स ऑर्डर प्लेस किया है तो उस यूजर ने वो डिश कितनी बेची, करेक्ट, वो आपको डेट बता देगा कि इस बंदे का इतना कमीशन बनता है, अदर फ्लैट में और परसेंटेज के ऊपर। साथ में ही वी हैव अ फीडबैक सिस्टम इन प्लेस कि आपने ईमेल भेजा ऑन व्हाट्सएप के ऊपर, हमारा व्हाट्सएप इंटीग्रेशन वगैरह चीजें हैं, तो अगर आपको फीडबैक भेजा, आपने लिंक भेजा कस्टमर को, कस्टमर ने फीडबैक में आपको 5 स्टार या 4 स्टार आपको जो भी देगा, देन इट विल शो यू कि ये टेबल नंबर थी, ये सर्वर था, ये उसका कैप्टन था और ये फीडबैक आया है। Correct. So depending on that, on a month end or on a weekly basis or on a daily basis, whatever the way you find out, you can able to run these things in a more efficient manner. कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, because usually ये सब क्या होता है, झगड़ा करते हैं कि सर हमने किया है, उसने नहीं किया है, या सिस्टम्स इन प्लेस ना, वो chaos मचेगा ही नहीं. So I think using technology will solve all of these things very smartly. So पवन जी, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको. मेरे ही एक रेस्टोरेंट है एंड इट्स अ बार प्लेस. सो होता क्या है कि लोग अक्सर वहां पे आते हैं एंड फुल बॉटल ऑर्डर करते हैं और फुल बॉटल वो छोड़ देते हैं आधी पी करके. तो जो आधी बोतल बच जाती है उसके पीछे सारे वर्कर्स और वेटर्स के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं कि कौन ये पिएगा. एंड होता ये था कि देने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट द थिंग इज कि क्या कहते हैं, इसके बाद ये थोड़ा बिहेव भी ढंग सही से करें ना करें, तो इसलिए हमने उसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन निकाला. हमने क्या किया कि ये सारी बॉटल्स हम इकट्ठी करते हैं और जब जिस भी वर्कर का वीकली ऑफ होता है या डे ऑफ होता है उस दिन उसको अलाउड होता है कि वो आकर के अपनी बॉटल चूज करे और कंज्यूम करे जितना उसका मन हो. बहुत बढ़िया तरीका है, मतलब जी जी. सो द थिंग इज कि ये सब इम्प्लीकेशंस की वजह से ना स्टाफ भी रिटेन होता है और क्या कहते हैं, उनके बीच में एक हैप्पीनेस बनी रहती है. You know, यही है ना कि solving the problems on everyday basis. Absolutely. Finding solutions. And काफी सारे रेस्टोरेंट्स मेरे ऐसे पहचान के हैं जो बहुत अच्छी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं. अच्छा. जैसे कि सारे वर्कर्स को कभी साथ में इकट्ठा करके मूवी देखने भेजा, कभी सब सारे वर्कर्स को मिल करके कुछ गेम्स खिलाए, कुछ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करी, ताकि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रेस्टोरेंट इज अ टीम परफॉर्मेंस. And everybody is human, so they have the same human. Yes. So everybody needs to be connected to each other. So I recommend all the new restaurant owners to perform these team building exercises before the restaurant opens itself. Oh. ताकि सारी टीम आपस में कनेक्टेड हो. सारे के सब एक दूसरे को जान सके, पहचान सके, सब एक दूसरे के साथ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इनको ही साथ में काम करना है मिल करके. एक सिंपल सी चीज में ध्यान में आई कि कुछ लोग होते हैं जिनकी आवाज लाउड होती है पर अगला से समझ नहीं पाता, जानता नहीं, सुनता है, गुस्सा कर रहा है, झगड़ा कर लड़ाई कर रहा है. तो अगर ये चीजें पहले हो जाएंगी तो उसको समझ में आएगी यार इसका नॉर्मल नेचर ही यही है. करेक्ट. सो कभी भी रेस्टोरेंट ओपन होने के 15 दिन पहले अगर हम स्टाफ को बुलवाते भी हैं तो हम जब एक बार उनकी ट्रायल्स, ट्रेनिंग्स, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनकी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करें ताकि ये जो स्टाफ है ये एक दूसरे को जान सके, पहचान सके और इनके बीच में आपस में कनेक्शंस डेवलप हो, सो दैट दे कैन परफॉर्म एट द रेस्टोरेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड. समझ गया जी. सो बहुत बढ़िया इनसाइट्स थी ये, बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज बताई जिससे हम इनको अच्छा कर सकते हैं. नाउ टॉक अबाउट द ब्रांडिंग. सब चीजें हो गई, हमने रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया, बट हाउ टू मेक द ब्रांड पार्ट, ब्रांडिंग, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि रेस्टोरेंट में ब्रांडिंग को डिफाइन कैसे किया जाएगा, व्हाट इज ब्रांडिंग इन द रेस्टोरेंट? ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज पवन जी, ये बहुत लोग ये सोचते हैं कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग यानी बहुत बड़ा खर्चा. हाँ, जरूरी नहीं है कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग मतलब बहुत बड़ा खर्चा. आप छोटी से छोटी मार्केटिंग भी करके बहुत बड़ा नाम कमा सकते हो. तो ये तो रेस्टोरेंट के ऊपर रहता है डिसाइड करना कि उसको अपनी ब्रांड पोजीशनिंग कैसे करनी है, उसको क्या क्या ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, उसको क्या क्या मार्केटिंग टूल्स यूज करने हैं. अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझसे कहते थे कि हम हमारे रेस्टोरेंट जो
ऑटो के पीछे जो हाँ हाँ ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग होती है, हाँ हाँ, तो बड़े रेस्टोरेंट्स ने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, हम उस लेवल पे गिरेंगे नहीं, हाँ और हम उसके पीछे इतने बड़े बड़े बैनर्स नहीं लगाएंगे लगेंगे। नहीं हमारे हाँ। रेस्टोरेंट का। इट्स अ चीप मार्केटिंग। हाँ हाँ मेरे ख्याल से वो चीप मार्केटिंग बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक डोमिनोज, मुथूट फाइनेंस आर यूजिंग That दोस thing, काइंड ऑफ हाँ। ब्रांडिंग। देखा है हमने। आप ये समझिए कि एक ऑटो रिक्शा जो जिसके पीछे आपके रेस्टोरेंट का बैनर लगा हो, वो पूरे शहर में घूमता है। तो अगर आपने 500 ऑटो वालों के पीछे अपनी ब्रांडिंग कर दी, तो आप ये सोचिए कि आपका रेस्टोरेंट ओवरनाइट फेमस हो जाएगा। और बात ये होती है ना कि वो आपका दिमाग में है कि वो चीप मार्केटिंग है, करेक्ट, बट उसे देख उनका नजरिया अलग अलग है ना, उनको कुछ नया दिख रहा है। करेक्ट। और उन्होंने आपका कितना बढ़िया उसमें डिजाइन था, मैसेज था, और उसमें क्या कलर्स थे। जब व्हेन यू सी दैट ना, आपको लगता है ये क्या है, देन वो ऑटो पे लगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो दिमाग बाद में जाएगा। पहले क्या जाएगा कि हाउ ब्यूटीफुल यू डिजाइंड इट, हाउ अट्रैक्टिव इट इज, व्हाट ऑफ द इंफॉर्मेशन इट्स गिविंग। अगर आपने चीज डिफाइन कर दी तो ऑटो पे लगा है वो सेकेंडरी चीज हो जाती है। पहली बात ये क्या है कि आपने मैसेज क्या दिया। करेक्ट। सो ये हो गई। लाइक दिस टेल मी कि और भी क्या चीप एंड इफेक्टिव वेज हैं टू डू दिस। वैसे तो हम 3 प्राइमरी मार्केटिंग्स होती है हमारी पहली मार्केटिंग होती है क्रॉस मार्केटिंग, सेकंड होती है हमारी पैरेलल मार्केटिंग, थर्ड होती है हमारी गुरिल्ला मार्केटिंग। ओके। सो बेसिकली क्या होता है कि तीनों ही मार्केटिंग्स अगर सही ढंग से करी जाए तो ये ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, एंड रीच काफी अच्छी होती है इनमें। थोड़ा सा डिफाइन करेंगे चीजों को? जी, मैं आपको बेसिक में सारी चीजें समझाता हूँ। क्रॉस मार्केटिंग मींस बेसिकली आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन। तो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आपके रेस्टोरेंट के आसपास कोई क्रोमा का स्टोर है या बिग बाजार है, तो मान लीजिए किसी ने क्रोमा से 10,000 रुपए की शॉपिंग करी, तो आपकी तरफ से उसको 500 रुपीज का एक वाउचर दे दिया आपने। तो इससे क्या होगा कि आप वो जो आदमी है जो क्रोमा पे गया है, उसने 10,000 रुपए की शॉपिंग करी, उसको 500 रुपीज का वाउचर मिला, वो आपके पास जरूर आएगा। ताकि आपको मालूम पड़ रहा है कि उसकी नेटवर्थ ज्यादा है, वो ज्यादा खर्चा भी कर सकता है, खर्चा भी कर सकता है। नाउ हियर इज द थिंग, आपने उसको 500 रुपीज ऑफ दिया, बेसिकली इट इज जस्ट 30%, which is your food cost. तो आपको तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हुई 150 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, और ऑन द अदर हैंड कि आपको एक कस्टमर जो पूरा का पूरा मिल गया, और हो सकता है वो 500 रुपए से ऊपर का ही बिल बना के जाए। तो करेक्ट है। और अगर समझ पसंद आया, आपका आइडिया हिट कर गया, then it will be a repeat customer. Absolutely, it will be a repeat customer. So cross marketing में बेसिकली हम लोग यही करते हैं कि हम eventually tie-ups करते हैं। हम बड़े बड़े आउटलेट्स के साथ टाई-अप्स करते हैं। जैसे एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे सबसे रिच और एलीट क्राउड को टारगेट करना है, तो हमने टाई-अप किया तनिष्क के साथ। किसी ने तनिष्क के यहाँ से 2 लाख की ज्वेलरी खरीदी, उसको हमारे यहाँ से 10,000 रुपीज का वाउचर फ्री। तो हमने एक रिच और एलीट कम्युनिटी उस शहर की हमने टारगेट करी। एकदम तरीका, हाँ, मतलब जी, जहां पर वो लोग हैं आप वहां पर पहुंचिए एंड डू द क्रॉस मार्केटिंग। एब्सोल्युटली। So parallel marketing is all what you do through your social media, through your influencer marketing, or through your other variables. अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई पर्सन आता है और वो आपके फूड को लेकर के टैग करे आपके पेज को, तो हम उसको उसके बिल के ऊपर 10% या 15% ऑफ देंगे। हाँ, मैंने इससे होगा क्या कि उसकी कम्युनिटी में हम इंस्टेंटली बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे। स्टोरी लगा देगा, स्टोरी लगा व्यूज अच्छे आ जाते हैं, व्यूज अच्छे आ जाते हैं। आज मैंने देखा है कि गिव अस अ फीडबैक ऑन गूगल, you know, or Zomato, and we'll give you a 5% off. Absolutely. और next visit पे we'll give you 10% off. Absolutely. And क्या होता है कि अगर उसने आपके रेस्टोरेंट को टैग कर दिया, तो उसके फ्रेंड सर्कल में सबको पता चल जाता है कि ये पर्सन इस रेस्टोरेंट गया था। तो फ्रेंड सर्कल में भी एक क्यूरियसनेस होती है कि हम भी जाएं, हम भी इस जगह को विजिट करें, एक्सप्लोर करें हम लोग। सो इस तरीके की पैरेलल मार्केटिंग्स आप भी कर सकते हैं। आप भी, इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ एक A4 साइज पेपर लगता है। करेक्ट है। You know, you can build on Canva, or you can have somebody localized जो बंदा डिजाइन कर सके आपके लिए। Absolutely. इसमें मेरा क्वेश्चन है कि
how fruitful is this thing, you know, the influencer marketing? उसमें आप ROI कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर if you can tell me in brief कि influencer marketing को आप approach कैसे करते हैं? First thing, you know, either you go to the DM of the influencers, आप उसमें माइक्रो लेते हैं, मतलब जिनके 1000 या 10,000 फॉलोवर्स हैं, या फिर यू गो फॉर एन एजेंसी, और उसके बाद उसमें आप ROI कैलकुलेशन कैसे होता है? तो कुछ चीजें थोड़ा बड़ा इन अ ब्रीफ। पवन जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसके व्यूज ज्यादा होते हैं उस इन्फ्लुएंसर को तो अफोर्ड कर पाना ही बहुत मुश्किल होता है एक रेस्टोरेंट के लिए। बट फिर भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये कर सकते हैं कि जो नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके थोड़े व्यूज कम हैं, उनको भी आप बुला करके उनसे भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, उनके साथ कुछ डील वर्कआउट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी आप ब्लॉगर्स नाइट आउट वगैरह कुछ भी आप अपने कैफे या रेस्टोरेंट पे रख सकते हैं। एंड यू कैन कॉल ऑल द ब्लॉगर्स नाइट आउट, you can call all the bloggers to your outlet and उनके साथ आप यानी कि क्या कहते हैं, अपने रेस्टोरेंट के बारे में उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं लिखने के लिए। एंड जितने मेरे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो महंगे वाले होते हैं, उनको बुलाना तो सबकी बात बस की बात होती नहीं है। करेक्ट है। मगर फिर भी अगर आप जब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, बजटिंग कर रहे हैं, तब आप एक टॉप नॉच इन्फ्लुएंसर के लिए बजट रखिए, जिसको आप बुला सकें ऑन अ 3 months में या 6 months में, so that they write some nice things about you, because that will also help to get a lot of visibility. Yes, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड दैट इज द रीजन हमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए भी थोड़ा सा बजट तो रखने की जरूरत है। अंडरस्टूड। लेट्स टॉक अबाउट द गुरिल्ला मार्केटिंग। आपने जो बताया, मतलब हमारा क्रॉस हो गया, पैरेलल हो गया, गुरिल्ला मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं? जी पवन जी, सो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सेल्फी पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। हाँ। उसके सामने अपने फोटोज खिंचवाते हैं। मैकडोनल्ड्स का जैसे एक गुड्डा होता है, हाँ, जिसके बगल में लोग बैठ के प्रॉप करते हैं। So that is a form of an indirect marketing, but that is what is considered as guerrilla marketing in a very simplistic terms. So basically the thing is कि क्या कहते हैं, जो भी गुरिल्ला मार्केटिंग्स होती हैं, उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा होता नहीं है। जब आप अपने रेस्टोरेंट या कैफे के इंटीरियर्स प्लान कर रहे हैं, आप उसी समय प्लान कर लीजिए। एक अच्छा सा आप कैरिकेचर बनवा सकते हैं या कुछ इंस्टॉलेशन कर सकते हैं आपके ब्रांड की, क्रिएटिंग अ सेल्फी पॉइंट, डिफरेंट लेवल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जो आजकल एक फैमिली ग्रुप फोटोज वगैरह का चलन चला है, नियॉन लाइट्स लगाते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपकी गुरिल्ला मार्केटिंग्स के अंदर कवर हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग से प्लान करनी चाहिए। काफी सारे पब्स और काफी सारे होटल्स में हम लोग ये भी करवाते हैं कि हम पूरे साल भर जो हमें इवेंट्स और आर्टिस्ट बुलाने हैं, वो हम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे यहाँ दिवाली पे कौन आएगा, न्यू ईयर पे कौन आएगा, होली पे कौन आएगा। इसलिए होता क्या है कि आप जब अगर लास्ट मिनट पे आप किसी बैंड को, ट्रूप को या स्टार को परफॉर्म करने के लिए ढूंढने जाओगे, तो दे विल कोट यू अ वेरी हेफ्टी प्राइस। बट अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही ये सारी चीजें प्लान करके आप डिसाइड करोगे कि मैं दिवाली वाले रात को इस बैंड को बुलाऊंगा या न्यू ईयर नाइट को मैं इस बैंड को बुलाऊंगा, तो वो प्री प्लान अगर आप कर लेते हैं एजेंसीज के थ्रू, तो आपको काफी सस्ते में आपको ये बैंड्स और आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। एंड मार्केटिंग तो बहुत बड़ी होगी उससे ऑब्वियसली। जी हाँ, बिल्कुल। सो मेरा आपको ये एडवाइस रहेगी कि हर रेस्टोरेंट को साल में एटलीस्ट एक बार अपनी ऐसी कोई मार्केटिंग प्रोग्राम या ऐसा कुछ करना चाहिए, ताकि वो उस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से वो रेस्टोरेंट फेमस हो जाए। ओके, सो मेरे ख्याल से जस्ट टू ऑब्टेन दैट बजट फ्रॉम ओपेक्स, अगर हम डिफाइन कर दें अपने सेल्स का लाइक एवरी डे 1% और एनीथिंग दैट यू सजेस्ट, और फिर ऐसा कुछ करना चाहिए या फिर इसके कोई तरीके और भी होते हैं? जी, इसके तरीके और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्विगी जोमेटो हो गया, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स हो गए, रैपिडो वगैरह, कोई भी, इनमें होता क्या है कि इनमें जो रेस्टोरेंट टॉप पे आ रहा है, सिर्फ उन्हीं को ऑर्डर्स मिलते हैं।
हाँ, लिस्टिंग टॉप 5 जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, टॉप 10 जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसमें ही जो रेस्टोरेंट्स विजिबल होते हैं उनको ही मैक्सिमम ऑर्डर्स होते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि स्विगी जोमेटो में आपको ऊपर आने के लिए, टॉप 10 में या टॉप 5 पोजीशंस में आने के लिए, यू हैव टू स्पेंड क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, यू नो। सो इसकी भी आपको पहले से एक बजटिंग और मार्केटिंग पहले से प्लान आउट कर लेना चाहिए कि हम क्या स्पेंड करेंगे स्विगी जोमेटो के अंदर और क्या स्पेंड रखेंगे हम, और आपको अब एवरी मंथ ऑन मंथ अपने बजट, आपका जो नेट रेवेन्यू है, उस नेट रेवेन्यू में से एटलीस्ट 5 to 10% आपको नेक्स्ट मंथ की मार्केटिंग के लिए आपको स्पेयर रखना ही चाहिए। Great way or great practice to execute that. बढ़िया है। And इसमें I have one thing to say, राजीव जी, कि हमारे पास ना एक सोल्यूशन, उसका नाम है गेट ऑर्डरीज। सो वो बेसिकली क्या करता है कि आपके रेस्टोरेंट या कैफे का खुद का ओन ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म हो जाता है। सो मेरा इसमें ये रहता है कि आप जो मार्केटिंग बजट स्पेंड कर रहे हो ऑन एग्रीगेटर्स, यू नो, ऑर्डर आते हैं जाते हैं, उस पैकेजिंग पे इफ यू पुट अप योर ओन QR कोड or you can put up your own link. Absolutely. You know, order from this and get a 5% off for the lifetime, or anything that you want to, you know, message. आप वो कर दीजिए। मार्केटिंग कितने आपने यूज किया जोमेटो स्विगी के पैकेजिंग को, एंड देन वो जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें आपके पूरे मेन्यूज आ जाएंगे। Absolutely. और पेमेंट गेटवे विद इंडिकेशन आएगा। तो उससे क्या होता है कि आपको जो ऑर्डर आ रहा है वो ऑलरेडी प्रीपेड है। नाउ थिंग्स कम्स कि डिलीवरी कैसे होगी। So, see, depending upon you people, you know, the restaurant owners itself, कि अगर आपको डिलीवरी खुद से करनी है, टेस्ट एंड ट्रायल करना है, you know, for a month or two, having one guy for delivery, or eitherwise we have the integration with porter as well. Right. कि आपके गेट ऑर्डर से आपको ऑर्डर प्लेस हुआ, पेमेंट होकर के आपके हमारे मेंटर PS के पॉस पे आ जाएगा। आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, है ना, आपने उसे एक्सेप्ट किया, एंड देन डायरेक्टली स्क्रीन पे आपको आ जाएगा, पोर्टर का आ जाएगा, आप पोर्टर से उसको डिलीवरी अलाइन कर दीजिए और पोर्टर जाकर के उस ऑर्डर को डिलीवर कर देगा। सो यू आर स्ट्रेट अवे सेविंग 30% ऑफ दैट एंड यू आर ओपनिंग अ न्यू चैनल। हमें क्या करना है ना, हमें रेवेन्यू बनाना है, हमें सेल्स करनी है, हमें पैसा कमाना है। तो जितने चैनल्स बढ़ जाएं उतना अच्छा है। यू नो, लाइक स्विगी जोमेटो एग्रीगेटर्स हो गए, आपका खुद का प्लेटफॉर्म हो गया गेट ऑर्डरीज, आपके ऑफलाइन जो है वो है ही जो फुटफॉल होता है। So likewise, I think we should opt in for all the measures. और I always give this example. लखनऊ का एक काफी बड़ा ब्रांड है, वो लोग आज के टाइम पे कोविड जब उनको हिट किया और फिर उन्होंने अपना ब्रांड बिल्डिंग शुरू किया, आज के टाइम पे आई डोंट नो द होल नंबर, बट ओनली फ्रॉम देयर ओन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, दे आर मेकिंग, आई मीन, मोर देन 2 CR इन सेल्स। तो सोचो अगर 2 से उनका खुद का प्लेटफॉर्म से सेल आ रहा है तो बाकी चीजों कितना आ रहा होगा, बट दे बिल्ड इट इन नेक्स्ट दिस 5 years ओनली। एब्सोल्युटली, खुद के प्लेटफॉर्म की वजह से, जिस पे उनको कुछ रेवेन्यू किसी को शेयर नहीं करना है। सो ओपनिंग न्यू चैनल्स और, यू नो, न्यू स्पेयर्स टू अर्न मनी और अर्न रेवेन्यू इज ऑलवेज गुड। सो मेरा कहना है कि अगर आप मार्केटिंग इस्तेमाल कर रहे हो Zomato Swiggy की, then you should be using that, use that packaging really in smart ways. Absolutely. So I think that's all covered with the marketing part. The last thing comes for the building is finalizing the vendors. Absolutely. क्योंकि आपका आउटलेट टैंक आउट ना हो जाए, सामान नहीं बचा हुआ है, वेंडर ने डिलीवरी हमको टाइम पे नहीं दी, तो लाइक हाउ शुड वी फाइनलाइज द वेंडर्स? लाइक, यू नो, वी शुड हैव फॉर वन आइटम वी हैव ओनली वन वेंडर और कपल ऑफ वेंडर्स। उन पे हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जो जरूरी है फाइनलाइजिंग द वेंडर? लाइक पेमेंट टर्म्स, बिकॉज सी इफ यू आर सेइंग जोमेटो स्विगी हम सेल्स करने वाले हैं, right, तो आपको पेमेंट 1 वीक के बाद आने वाला है, बट 1 वीक आप वो कैसे मेंटेन करोगे, ये बहुत जरूरी चीज है। सो वेंडर फाइनलाइजेशन, उनसे टर्म्स क्या ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीजें लोग गलत कर देते हैं व्हाइल फाइनलाइजिंग द वेंडर। सो प्लीज शेड सम लाइट ऑन दिस, राजीव जी। सो बेसिकली आपके रेस्टोरेंट्स के किचन के अंदर देयर आर मेनली 2 आइटम्स, पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल आइटम्स। जो भी आपका राशन या जो भी आपका यू नो नॉन पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, उनको आपको ऑन अ मंथली बेसिस बाय करना चाहिए, एंड इन अ मंथ वो
एक बार पूरा का पूरा स्टॉक अप कर लेना चाहिए हमको किचन. नेवर गो फॉर बाइंग स्मॉल आइटम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. आप छोटे छोटे आइटम्स अगर बार बार खरीदने मार्केट भागोगे तो यू विल लैंड अप बर्निंग मोर मनी, और बहुत ज्यादा आपको इंग्रेडिएंट कॉस्ट हाई आएगा. आपको एक अच्छा वेंडर ढूंढना चाहिए जिसके पास से आप महीने भर का राशन एक बार में ला करके स्टॉक अप कर सको. Correct. और हर मंथली बेसिस पे ही उसको ऑर्डर करना चाहिए. जो आपके पेरिशेबल आइटम्स हैं, जैसे आपके वेजिटेबल्स हो गए, आपके पनीर हो गया, आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, आपके पोल्ट्री हो गया, मीट हो गया, ये ऑन अ रेगुलर बेसिस हमको ऑर्डर करना चाहिए, एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, and you should choose a vendor who is ready to give you a doorstep delivery. Correct. Very important. Very important कि वो हमको एक doorstep delivery दे. Also अक्सर मैंने एक चीज नोटिस करी है कि ये वेंडर्स क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में तो ये, जैसे मान लीजिए आप किसी वेंडर से ऑन अ डेली बेसिस 3 किलो पनीर लेते हैं, तो स्टार्टिंग में तो ये डेली आपको 3 किलो पनीर देंगे. धीरे धीरे करके ये आपको 2 किलो 800 ग्राम देना शुरू करेंगे. अच्छा. जब इनको पता चल जाएगा कि ये तो चेक करते नहीं है, ये रेस्टोरेंट चेक करता नहीं है, तो सिर्फ हमसे डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर वो 2 किलो 800 ग्राम देगा, वो 2 किलो 600 ग्राम देगा. इससे होगा क्या, न केवल आपको 200 से 400 ग्राम क्वांटिटी कम मिली, बट आपकी डिशेस भी बाहर उतनी कम जाएंगी. करेक्ट है. और ये चीज सिर्फ पनीर में नहीं है, ये मैंने देखा है कि वेजिटेबल्स में भी होती है. तो जो भी आप प्रोडक्ट्स अपने किचन में एक्सेप्ट करें, उसके पहले उसको एक्चुअल वेइंग स्केल पे वे करना बहुत इम्पोर्टेंट है. दिस शुड बी अंडर द प्रोसेस ऑफ परचेज मैनेजमेंट. जो प्रोसेस दस मेरे पक्का होना चाहिए कि यू शुड वेट every time it comes. Every time whatever comes, specifically the loose items that you get from different vendors, आपको उसको पूरा वे करके ही अपने सिस्टम के अंदर लेना चाहिए और अपने पास उसकी इन्वेंट्री इंक्लूड करनी चाहिए. सेकेंड थिंग इज कि जब भी आपके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हो जो जिसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो रही हो या नियर टू एक्सपायरी हो रही हो, तो उन प्रोडक्ट्स को हम फास्ट कंज्यूम करने के लिए उस पे हम ऑफर्स या स्कीम्स निकाल सकते हैं. करेक्ट. ताकि वो फास्ट कंज्यूम हो जाए और वो जल्द से जल्द हमारी इन्वेंट्री से खत्म हो जाए. सो इट इज ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट कि आप एक चेक रखें. As far as the payment terms to the vendors goes, initially क्या होता है पवन जी कि कोई भी नए रेस्टोरेंट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं होता है. तो आपको शायद आपका वेजिटेबल वेंडर या आपका डेयरी वेंडर या मीट एंड पोल्ट्री वेंडर आपको स्टार्टिंग में क्या कहते हैं क्रेडिट नहीं देगा. बट इवेंचुअली कैसा होता है कि दे स्टार्ट गिविंग यू 15 days credit, 10 days credit. So अगर आपके पास 15 days क्रेडिट भी आता है तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है to manage your entire purchases and cash flow. तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हमारे वेंडर्स इस तरीके से चूज कर सकें जो हमको थोड़ी क्रेडिट लाइन देने के लिए भी तैयार हो जाए. करेक्ट है. एंड इसमें अगेन सी टेक्नोलॉजी कम्स इनटू द पिक्चर. कि अगर आपने बोला कि मुझे एक्सपायरी होने वाला सामान, उसमें होते हैं बैचेस होते हैं. Correct. कि आप 2 बार पनीर लेकर के आए एक ही दिन के अंदर, या फिर 2 दिन में 2 बार पनीर लेकर के आए, तो कौन सा पनीर पहले इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा पनीर बाद में इस्तेमाल हो रहा है, या फिर पैकेज आइटम्स हैं तो कौन सा एक्सपायर होने वाला है. तो ये सारी चीजें आपको तभी मालूम पड़ेंगी, बिकॉज सी रनिंग अ रेस्टोरेंट इन रियलिटी व्हेन यू गो टू द किचन ना, मैं किचन में गया हूँ, मैंने लॉन्चेस देखे हैं, लोग इतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि वो क्या इस्तेमाल पहले करना है, क्या बाद में करना है, कौन सी चीज एक्सपायर होने वाली है, उसको ध्यान नहीं रहता. उनको रहता है कि सर्व द कस्टमर हल्ला मचा रहा है, या फिर कस्टमर को डिले हो रहा है, या फिर मेरा शेफ बोल रहा है मेरा सामान नहीं है. तो इफ यू हैव अ सिस्टम इन प्लेस, इट विल टेल यू ऑन द फर्स्ट थिंग इन द डे कि यार आपकी ये खराब होने वाले आइटम्स आज हैं, ये आपके 4 दिन में खराब होने वाले हैं. ठीक है, आपको ये पीओ आपने बनाया था, बट ये पीओ का अभी तक आपको, पीओ मीन्स परचेज ऑर्डर आपने बनाया था वेंडर के लिए, बट वो अभी तक आपको डिलीवरी नहीं मिली है, उसका आपका अभी तक गुड रिसीट नोट नहीं बना. और अगर पीओ का डिलीवरी आया भी है, आपने मांगा था 5 kgs ऑफ पनीर, अभी 3 kgs आया है, 2 kgs भी आना पेंडिंग है. सो इफ यू कांट सी दीज थिंग इन योर सिस्टम्स, इफ यू कांट ट्रैक द सिस्टम्स ना,
I'm not saying sit on the system full day. Right. Spend 15 minutes and it is Absolutely. enough to give you the whole picture. Absolutely. I'm telling you, there are chains that we are serving. हम उनको morning 5 o'clock पे 6 o'clock पे will send a Excel file Absolutely. in the format they want कि पिछले दिन भर में आपका कितना सेल्स हुआ, क्या आइटम्स क्या सेल्स हुए, साथ में कितना इन्वेंटरी आपने कंज्यूम किया, कितना अवेलेबिलिटी आपके कौन से स्टोर पे है. सो यू गेट अ पिक्चर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड देन यू प्लान अकॉर्डिंगली टू दैट टू एग्जीक्यूट कि आपका रेस्टोरेंट टैंक ना कर जाए कि यार इन्वेंट्री नहीं आई. तो क्यों नहीं आई सर, मैंने पीओ तो रेस किया था, पीओ रेस किया था, पीओ का फॉलोअप क्यों नहीं हुआ, पीओ डिलीवरी होना चाहिए था आज, इस तारीख होना चाहिए था, अभी तक डिलीवरी क्यों नहीं हुआ मेरा, तो कस्टमर खाना मांग रहा है, अब मैं क्या करूं, मेरे आइटम एक्सपायर होने वाले थे, उनके लिए हमने प्लानिंग क्यों नहीं करी, उनके लिए हमने ऑफर्स क्रिएट क्यों नहीं किए. तो ये सारी चीजें तभी हैंडल होंगी व्हेन यू हैव अ प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस. Absolutely. तो ये सारी चीजें हैं. एंड राजीव जी, थैंक यू फॉर talking about the building part. Thank you so much. We'll see you people again on the operations part. That is the last episode for the series. Thank you for joining in and keep watching.